नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो आज मैं आपको एक और नई विधियाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मुहूर्त को लेकर। जी हाँ, इस पे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं। मुहूर्त अलग अलग तरीके से मैंने बताया कि कैसे निकालना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एक और नई विधियाँ बताने जा रहा हूँ। और ये विधि बहुत मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, प्रश्न कुंडली में भी ये बहुत इस्तेमाल होती है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो इसी पर सारी वीडियो जो है आधारित रहेगी। मुहूर्त, जी हाँ, जैसे कि एक पहले भी मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि मुहूर्त किन किन तरीक़ों से निकाला जा सकता है, लेकिन आज मैं आपको एक दूसरी विधि बताने जा रहा हूँ। इनमें 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला, आज मैं थोड़ा धीरे धीरे आपको बताऊंगा ताकि समझने में ये आपको आसानी रहे। पहला होता है तारा बल। देखिए, तारा बल क्या होता है पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा कि दूसरा बल इसमें और कौन सा देखना है और तीसरा बल इसमें और कौन सा देखना है। तारा बल का मतलब होता है ये नक्षत्र सिद्धांत पे आधारित रहता है। दोस्तों, नक्षत्र सिद्धांत में एक तारा चक्र दिया रहता है और उस तारा चक्र में जो भी नक्षत्र आता है, जिस भी राशि में, जिस भी नंबर में, उसके हिसाब से उसका जो रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। तो पहले थोड़ा सा जल्दी से ये कर लेते हैं, तारा चक्र का मतलब क्या होता है। तो पहला जो होता है वो होता है जन्म तारा। जन्म तारा, और दूसरा होता है संपत, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ, और तीसरा होता है विपत, और चौथा होता है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, और 5वां होता है प्रत्यारी, और छठा होता है साधक। कि मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप आराम से समझने की कोशिश कीजिए। साधक के बाद होता है बद तारा, और 8वां होता है मित्र, और 9वां होता है अति मित्र। तो ये तारा चक्र जो होता है, ये आप बहुत अच्छी जो किताबें होती हैं मुहूर्त की, जो हमारी पौराणिक किताबें हैं, वहाँ पे ये चक्र आपको मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत ज़्यादा उसका विस्तार में इसका उल्लेख किया गया है उन किताबों में। तो जन्म तारा का मतलब क्या होता है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, इसलिए आज मैं बहुत आराम से आज आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी कल ही मेरठ से मुझे पंडित हरिकृष्ण जी हैं, उनका नाम हरिकृष्ण ट्रू कॉलर में लिखा हुआ आ रहा था। तो वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ थे कि मैं बीच में इंग्लिश के जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूं। तो हरिकृष्ण जी, मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि किसी भी तरह से इंग्लिश के शब्द जो है मैं प्रयोग नहीं करूं। तो जन्म तारा का मतलब क्या होता है। जन्म तारा का मतलब होता है, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैं ऐसे मुँह ज़बानी बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जन्म तारा का मतलब होता है किसी तरह का शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। संपत तारा का मतलब होता है, संपत तारा का मतलब होता है धन या पैसा आना। उसके बाद विपत तारा का मतलब होता है किसी तरह की विपत्ति आ सकती है किसी कार्य में, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं वो अभी आपको मैं बताऊंगा। क्षेमा तारा का मतलब होता है, बहुत अच्छा ये माना जाता है अगर क्षेमा तारा में आता है, किसी तरह का आपको जो है आप कह सकते हैं सक्सेस मिलेगा, तरक्की मिलेगी। क्षेमा तारा में अगर आता है कोई नक्षत्र। प्रत्यारी तारा का मतलब होता है कि बाधाएं आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं अगर कोई नक्षत्र प्रत्यारी तारा में आता है। इनके नंबर भी आप आगे देख लीजिए, ये 5 नंबर लिखा है। नंबर मैंने इंग्लिश में लिखे हैं हरिकृष्ण जी, इसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा।
छठा होता है साधक तारा। साधक तारा का मतलब होता है किसी गुरु का मिलना, या अगर आपने कोई कार्य साध रखा है उसका पूर्ण हो जाना। सातवां बहुत ही खराब नक्षत्र तारा कहा जाता है, इसको बद्ध तारा कहा जाता है। ये मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा आपकी दशा महादशा खराब चल रही है तो मृत्यु भी दे देता है दोस्तों। आठवां होता है मित्र तारा, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और नौवां होता है अति मित्र तारा, ये अत्यंत शुभ माना जाता है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर अति मित्र तारा में आ रहा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये तारा चक्र, जिसको आप तारा बल चक्र कह सकते हैं, एक तरह से ये होता है। अब इसमें हमें देखना क्या है, तो जिस व्यक्ति के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, जो आपके पास आता है कि मुझे कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कौन से ऐसे मुहूर्त में मैं व्यवसाय शुरू करूं, ये कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जन्म तारीख, उसका जन्म समय और उसका जन्म स्थान, ये आपके पास अवश्य होना चाहिए। और फिर उसी के अनुसार आप एक कुंडली जो है वो बना लीजिए, और कुंडली में देखिए दो चीज़ें, लगन की राशि कौन सी है और चंद्रमा किस नक्षत्र में आ रहे हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं, उस व्यक्ति का चंद्रमा जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चंद्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है, तो ये आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है दोस्तों। जो भी नक्षत्र आपके जो चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में होंगे वो जन्म नक्षत्र कहलाता है। अब आपको दूसरा क्या देखना है कि जिस दिन वो व्यक्ति कार्य शुरू करना चाहता है, मान लीजिए वो व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मुझे इस दिन कार्य शुरू करना है, तो आपको फिर क्या करना है, उस दिन का नक्षत्र ले लेना है। एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए जिस दिन वो कार्य करना चाहता है उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उस दिन है, तो आपको क्या करना है, धनिष्ठा पे उंगली रखनी है। धनिष्ठा मतलब 1, उसके बाद सतविषा मतलब 2 और पूर्व भाद्रपदा मतलब 3। तो फिर आप इस तालिका में देखिए कि 3 नंबर कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए 3 नंबर जो है विपत तारा में आता है दोस्तों। इसका मतलब है कि उस दिन अगर वो अपना नया व्यवसाय शुरू करेगा तो उसको विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तारा बल होता है दोस्तों। इसकी एक और विधि भी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन वो कार्य शुरू करना चाहता है उस दिन का आप नक्षत्र ले लेंगे, और जो भी उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होगा वहाँ से उसको गिनेंगे। मान लीजिए आपने कोई भी नक्षत्र लिया जिसमें वो कार्य करना चाहता है, और धनिष्ठा से जब आपने गिनती शुरू करी तो 20 आता है। 20 मतलब 20। तो फिर आपको क्या करना है, इसको 9 से भाग कर देना है दोस्तों। तो आप इसको 9 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा शेष। जो शेष बचता है वो फिर आपको इस तालिका में देख लेना है कि कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब संपत तारा। तो इस दिन अगर वो अपना व्यवसाय जो है आरंभ करता है तो तारा बल शुद्धि हो रही है, संपत तारा में आ रहा है। तो व्यवसाय अगर शुरू होगा और धन संपत और नक्षत्र जो है संपत तारा में आता है, तो व्यवसाय के शुरू होने के बाद आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। आपका जो व्यापार है बहुत अच्छे से चलेगा दोस्तों। तो ये एक पहला नियम हो गया जिसको तारा बल कहा जाता है। ये जब आप विवाह का मुहूर्त निकालते हैं उसमें भी ये बहुत
सुचारू रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसको तारा शुद्धि बल कहा जाता है दोस्तों। तो इस पे ऑलरेडी इस पे पहले मेरी एक वीडियो है, बहुत विस्तार से मैंने उस पे बताया है कि तारा बल जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो कैसे निकाला जाता है। तो आइए इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से बहुत आराम से मैंने इसको समझाया है और पूर्ण रूप से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा आपको और क्या देखना है। तो दूसरा आपको देखना है चंद्र बल। जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है चंद्र बल। कोई भी आप शुभ कार्य करने चाहते हैं तो चंद्र बल देखना अति आवश्यक होता है। तो चंद्र बल देखने का एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कुंडली बनाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे चंद्र शुद्धि जो होती है ये अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। विवाह में भी चंद्र शुद्धि निकाली जाती है, गुरु शुद्धि बल भी निकाला जाता है। अब मान लीजिए वो जो व्यक्ति है, आपने उसकी कुंडली बना ली है और आपने देखा कि उसकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो मेष राशि में आते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, मेष राशि यहाँ लिख लेनी है और चंद्रमा यहाँ लिख लेने हैं दोस्तों। तो जब चंद्रमा मेष राशि में आएंगे तो आपको क्या करना है, इन भावों पे आपको टिक कर लेना है। 12वां भाव, चौथा भाव और 8वां भाव। जिस दिन वह व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप देखिए कि उस दिन चंद्रदेव किस राशि में है। तो ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए उस दिन चंद्रदेव मीन राशि में है दोस्तों। तो मीन राशि का मतलब है आपके जन्म चंद्रमा से गोचर के चंद्रमा उस दिन के चंद्रमा 12वें घर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, को कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि 12वां घर, चौथा घर और 8वां घर ये जल भाव माने जाते हैं दोस्तों। तो ये चंद्र शुद्धि बल में नहीं आता है। इसी तरह से अगर उस दिन चंद्रमा आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से चौथे घर में आ रहा है तो कार्य नहीं करना है, 8वें घर में आ रहा है तो कार्य नहीं करना है, बाकी सब भावों में आप कार्य कर सकते हैं दोस्तों। तो ये चंद्र शुद्धि बल इस तरह से निकाला जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको विवाह के समय में भी बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। अब तीसरा बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपको मैं एक विषय जो है इस पे बताने जा रहा हूँ, वो है पंचक बल। जी हाँ, इसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा या उन्होंने कभी सुना होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं होगा कि ये कैसे निकाला जाता है। पंचक बल में हम 4 चीज़ें लेते हैं दोस्तों। जिस दिन आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं उस दिन की हिंदू ज्योतिष के हिसाब से तिथि कौन सी आ रही है, वार कौन सा है, नक्षत्र अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, और आपका लगन कुंडली में जो लगन में राशि आती है वो ली जाती है। तो मेरे पास एक आग्रह आया था अभी 1-2 दिन पहले मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कि उन्होंने मेरी मुहूर्त की शायद वीडियो देखी होगी और उनको बहुत ही अति उत्तम लगी वो वीडियो। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग ये सब भी कैसे लेकर मुहूर्त निकाला जाता है। तो इसको और विस्तार में भी आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिस दिन आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, जिस तिथि में वो कार्य शुरू करना जा रहा है वो तिथि आपको लिख लेने हैं।
यहाँ पे मान लीजिए उस दिन 13वीं तिथि है, जिस दिन वो कार्य करना चाहता है उस दिन 13वीं तिथि है, और उस दिन वार जो है वो रविवार है। रविवार यहीं छोटा सा लिख देते हैं। तो रविवार जो होता है उसको नंबर 1 लिया जाता है दोस्तों। जब वार की गणना आप करेंगे, गिनती करेंगे, तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, इस तरह से वारों की गिनती जो है आपको करनी है। तो वार आपने यहाँ पे लिख लिया है। अब उसके लगन में जो राशि होगी वो आपको लिख लेनी है। तो यहाँ छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति का लगन जो है नंबर 6 है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चौथा आपको यहाँ लिखना है नक्षत्र। अब नक्षत्र कैसे निकालना है ये आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए दोस्तों। तो जैसे हमने तालिका में पहले लिया था कि उसका जन्म नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा है, तो ये सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैंने पहले मेष राशि एक उदाहरण अपने मन से ही ली थी। उस व्यक्ति की मेष राशि नहीं थी। मैं सिर्फ एक उदाहरण को समझाने के लिए, ताकि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं अपने मन से वो ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जो उनका जन्म नक्षत्र होगा वहाँ से आपको गिनना है कि जिस दिन वो कार्य शुरू करना चाहते हैं उस दिन चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। तो मान लीजिए धनिष्ठा से अगर हम गिनते हैं और हमारे पास उस दिन जब वो कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो 9 आता है, यानी धनिष्ठा से आप गिनेंगे तो 9वां नक्षत्र हस्त नक्षत्र होगा मेरे ख्याल से। उसका चार्ट अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इन सब का जोड़ कर लेना है दोस्तों। तो 9 और 1 10, 13 और 1 14, 20, 29। तो ये जो इसका जोड़ है 29 आ जाता है दोस्तों। अब इस 29 को आपको क्या करना है, 9 से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ एक सिंपल तरीके से इसको भाग कर देते हैं। तो 9 से आप भाग करेंगे, 9 3 27। तो ये 2 जो है आपके पास शेष बच जाता है दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये एक जो है विधि है पंचक बल निकालने की दोस्तों। तो हमारे पास 2 आ गया है। अब मैं आपको एक तालिका बताने जा रहा हूँ। उस तालिका में आपको देखना है कि अगर वो नंबर वहाँ पे आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फिर कैसा जो है उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पंचक बल ऐसे निकालते हैं। तिथि आपको ले लेनी है, वार आपको ले लेना है, लगन में जो राशि होगी, और नक्षत्र ये अभी मैंने आपको बता दिया है कैसे लिखना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटाने की, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ा ये ज़रूरी है। तो अगर आपके पास एक शेष आता है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक शेष आ रहा है, तो इसको कहा जाता है मृत्यु पंचक। मृत्यु पंचक, अगर शेष आपके पास 1 आएगा तो इसका मतलब यह है कि ये मृत्यु पंचक में आएगा दोस्तों। और अगर 2 शेष आता है, पहले मैं तालिका पूरी लिख देता हूँ। तो 2 शेष आता है, इसका मतलब होता है अग्नि। ये आप नोट कर सकते हैं। अगर 4 शेष आता है मतलब होता है कुछ बहुत ही एक खराब नतीजा, आप कह सकते हैं इसको, बहुत खराब। और अगर 6 आता है, 6 शेष आता है, बुरा, कुछ बुरा होने वाला है। और अगर 8 शेष आता है तो इसका मतलब होता है रोग। तो ये जो तालिका है आप नोट कर सकते हैं। अगर वो जो विधि मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से अगर 1 शेष आता है तो मृत्यु पंचक में आएगा,
2 शेष आता है तो अग्नि पंचक में आएगा, 4 शेष आता है तो बहुत ही ख़राब एक नतीजा आपको मिलने वाला है, और अगर 6 शेष आता है तो बहुत ही बुरा फल मिलेगा उस चीज़ का, अगर आप कोई उस समय में कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं। और अगर 8 शेष आता है तो इसका मतलब क्या है, रोग दोस्तों। तो ये जो आप कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको ये तालिका में देख लेना है। मान लीजिए आप विवाह की बात करते हैं, आप विवाह का मुहूर्त निकालने जा रहे हैं, और जब लड़का और लड़की के लगन के हिसाब से और तिथि के हिसाब से, वार के हिसाब से ये पूरी गणना जब आप करते हैं, तो अगर शेष 1 बचता है तो ये मृत्यु पंचक में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, विवाह के कुछ समय बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मुहूर्त जो होता है इसकी बहुत विशेषता है दोस्तों। कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं अपने जीवन में, बिना मुहूर्त निकाले मत कीजिए दोस्तों, ये बहुत आवश्यक है। इसी तरह से अगर 8 आता है, आप विवाह का मुहूर्त निकाल रहे हैं और शेष 8 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दाम्पत्य सुख आपको नहीं मिलेगा। दंपति होंगे, उनमें से किसी एक को रोग हो सकता है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, और इस विधि के हिसाब से जो विधि मैंने आपको बताई है वहाँ 2 शेष आता है। 2 का मतलब होता है अग्नि। तो आप उस घर में प्रवेश करेंगे, कुछ समय बाद आप देखेंगे वहाँ पे आग लग सकती है उस घर में दोस्तों। तो ये जब आप पुराण पढ़ेंगे दोस्तों, उसमें एक बहुत ही अच्छा उल्लेख दिया गया है कि जब बृहस्पति देव एक मुहूर्त निकालते हैं, पूरा विस्तार में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ वो रचना करते हैं किसी चीज़ की, तो वहाँ पे अग्नि लग जाती है। तो इंद्रदेव जो हैं फिर शुक्राचार्य को वहाँ बुलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत ही ज्ञानी जो है एक गुरु थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा उनमें ज्ञान था। तो उन्होंने फिर इस विधि से उनको बताया था कि जब मुहूर्त निकाला गया था तो उस समय अग्नि का भय था, इसीलिए जो कार्य है, जब आपने वो कार्य किया तो अग्नि उसमें लग गई दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई नया व्यवसाय आप शुरू करने जा रहे हैं और नंबर 4 जो है वो आता है उस विधि से, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ख़राब नतीजा आपको मिलने वाला है, नुकसान हो सकता है किसी तरह का अगर आपने उस समय में व्यवसाय आरंभ कर लिया। और अगर 6 शेष आ रहा है, आप कोई यात्रा आरंभ करना चाहते हैं, किसी यात्रा पे जा रहे हैं, कोई अपने कर्म क्षेत्र को लेकर कोई यात्रा है, या अपने व्यापार को लेकर कुछ यात्रा अगर आप करने जा रहे हैं, तो बुरा फल मिल सकता है आपको। बुरा फल मिलने का मतलब ये है कोई रास्ते में चोरी हो सकती है, किसी तरह से आपका सामान गुम सकता है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है दोस्तों। तो ये मुहूर्त के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से आज मैंने बहुत आराम से अभी इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि बहुत से मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे कि मुहूर्त को लेकर और वीडियोस बनाई जाएं। तो मैं आने वाले समय में और कोशिश करूंगा, और जितनी जानकारी मेरे पास है आपको और डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा, साझा करूंगा आपके साथ। तो ये एक बहुत ही परिपूर्ण विधि है दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष सीख रहा है, अगर उसको मुहूर्त निकालना अच्छे से नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी विद्या में कुछ कमी रह गई है दोस्तों, जिसको आपको दोबारा से सीखना चाहिए। कोई भी कोर्स आप कहीं से भी सीख रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप ज्योतिष सीखते हैं, तो मुहूर्त निकालना आप अवश्य सीखिए। नक्षत्रों का उसमें क्या जो है महत्व होता है, लग्न का क्या महत्व होता है, तिथि का क्या महत्व होता है, वार का क्या महत्व होता है, जन्म नक्षत्र का क्या महत्व होता है, ये सब जानना अति आवश्यक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगली जो मेरी वीडियो आएगी, कुछ गोचर के ऊपर आपको मैं जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वो जो है वीडियो रहेगी, उसको आप ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।